हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जैसा कि पता है कि नीट 2025 के लिए न्यू बैच बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है और एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जितने भी लेक्चर मैं ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा वो सारे लेक्चर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल रहेंगे, जिससे कि आप दोबारा या जब चाहें तब लेक्चर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इधर उधर की बात ना करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी 11th में सेल यूनिट स्टार्ट की थी और सेल यूनिट में 3 चैप्टर हैं, जिसमें सेल है, बायोमोलिक्यूल है और सेल डिवीजन है। इस बार सेल चैप्टर से 4 क्वेश्चन आए थे, बायोमोलिक्यूल से भी 4 क्वेश्चन आए थे और 3 क्वेश्चन सेल डिवीजन से। तो अच्छा वेटेज है इस यूनिट का, जिसमें से पहला चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नया चैप्टर कभी भी एनसीईआरटी में शुरू होता है तो अगर आप देखेंगे तो उसमें हमेशा इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिखी रहती हैं। तो यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन में कुछ बातें लिखा क्या है देखते हैं। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो लिखा यह है कि यदि हम अब चारों तरफ देखते हैं, वी लुक अराउंड, तो हमारी नज़र 2 चीज़ों पर पड़ती है, एक तो लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग। तो मन में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो लिविंग को लिविंग बनाती है, या ऐसी कौन सी थिंग्स है जो नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है। तो आंसर है सेल। सेल का होना लिविंग की पहचान है और सेल का ना होना नॉन लिविंग की पहचान है। तो पहली बात तो यही है कि एक होता है नॉन लिविंग, या इसको इन एनिमेट भी कहते हैं, थिंग्स, और दूसरा होता है लिविंग, जिसको एनिमेट थिंग्स भी कहते हैं। इसकी खास बात यह है, और इसकी खास बात यह है कि इसमें एब्सेंस ऑफ सेल है, जबकि इसमें प्रेजेंस ऑफ सेल है। सेल का होना लिविंग की पहचान है, सेल का ना होना नॉन लिविंग की पहचान है। लेकिन सिर्फ सेल होने से कोई लिविंग नहीं हो जाता है। लिविंग की कम से कम 3 शर्तें हैं। कौन सी? देखो, यदि हम किसी को लिविंग कह रहे हैं तो उसमें 3 बातें होनी ही चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो उसमें सेल होनी चाहिए, या कह सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। दूसरी चीज, सिर्फ सेल होने से कोई लिविंग नहीं हो जाएगा। जैसे ये प्लास्टिक का मार्कर है, इसमें सेल नहीं है तो ये कंफर्म लिविंग है। लेकिन लेकिन अगर हम इस वुड को देखें, ये वुड किसी पर्टिकुलर प्लांट का पार्ट है, और जब प्लांट में रहा होगा तो इसका कुछ हिस्सा लिविंग भी रहा होगा, लेकिन इसमें सेल हैं, फिर भी ये नॉन लिविंग है। तो सिर्फ सेल होने से कोई लिविंग नहीं हो जाता है। सेल होना पहली शर्त है। दूसरी शर्त है कि सेल के अंदर क्या होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो दूसरी शर्त है मेटाबॉलिज्म। और तीसरी शर्त है कॉन्सियसनेस। यह नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें सेल ही नहीं है। ये नॉन लिविंग है क्योंकि इसमें सेल तो है, लेकिन सेल में क्या नहीं हो रहा है? मेटाबॉलिज्म हो रही है। तो पहला इंट्रोडक्शन का जो पैराग्राफ है उसमें यही दिया है कि कौन सी ऐसी चीज है जो लिविंग को लिविंग बनाती है, तो कहोगे प्रेजेंस ऑफ सेल। कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है, तो कहोगे सेल। क्योंकि सेल क्या है? सेल वास्तव में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया।
आगे देखते बेटा। अगली बात यह है कि यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यदि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो इसमें सेल होगी, हैज सेल। लेकिन सवाल यह है कि सेल अगर होंगी तो कितनी सेल होंगी? हो सकता है एक सेल हो सकता है एक से ज्यादा सेल हो। तो दो ऑप्शन है, या तो क्या होगी, सिंगल सेल होंगे, और या तो क्या होंगे, मेनी सेल होंगे। यदि सिंगल सेल है तो कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और अगर एक से ज्यादा सेल हैं, मेनी सेल हैं, तो उसको कहेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अंतर आप समझ लीजिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बीच जरा सा अंतर होता क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो खास बात है कि इसमें एक ही सेल होती है और उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, अकेली सेल जीवित रहेगी। और क्यों? क्योंकि उसके पास ये योग्यता है कि वो अपने सारे एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो अमीबा की एक ही सेल वही डाइजेशन करेगी, वही रेस्पायरेशन करेगी, वही सर्कुलेशन करेगी और वही रिप्रोडक्शन करेगी। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दो पॉइंट हमको याद रखने हैं। एक पॉइंट तो ये याद रखना है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। और दूसरी बात हमको याद रखना है कि ये परफॉर्म करते हैं ऑल इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। लेकिन जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की खास बात यह होती है, जैसे हम लोग हैं तो हम लोगों में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, अलग अलग सेल अलग अलग काम करती है। तो यहाँ क्या होता है, डिफरेंट फंक्शन बाय डिफरेंट सेल। लेकिन एक ही सेल सारे काम करे तो ये किसकी बात है? ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल सारे फंक्शन करेगी, मल्टी सेलुलर में क्या होगा, डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट होंगे। ठीक है बच्चों, तो ये इंट्रोडक्शन में दिया है। कुछ और बातें भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो सेल है, जो सेल है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल इस फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक क्वेश्चन याद रखना है। दूसरा हमको ये याद रखना है कि अगर कोई भी एनीथिंग लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, अगर कोई भी ऐसी चीज जिसमें कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल नहीं है तो नॉट श्योर इंडिपेंडेंट लिविंग, वो फिर लिविंग नहीं हो सकती है। यदि किसी में कंप्लीट सेल नहीं है तो फिर वो लिविंग नहीं हो सकती। ठीक है, कुछ साइंटिस्ट के बारे में भी लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, वो भी देख लेते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक के बारे में एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, लेकिन रॉबर्ट हुक के बारे में दो तीन बातें हम लोगों को देख लेनी चाहिए। क्या? सबसे पहले
इनको कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया क्या? सेल। क्योंकि इन्होंने नेम दिया कौन सा? सेल। ये दो क्वेश्चन इन्हीं के है। सेल नाम भी इन्हीं का दिया हुआ है, सेल की डिस्कवरी भी इन्हीं की है। सेल इन्होंने कब डिस्कवर किया? तो याद रखेंगे 1665 में इन्होंने डिस्कवर किया। और कैसे डिस्कवर किया? तो इन्होंने एग्जामिन किया था किसको? थिन सेक्शन ऑफ बॉटल कार्क। बॉटल कार्क के थिन सेक्शन को एग्जामिन किया था किसके द्वारा? ओन डेवलप माइक्रोस्कोप। स्वयं माइक्रोस्कोप बनाए और उसके द्वारा इन्होंने एग्जामिन किया। तो क्या देखो दिखाई पड़ा? देखो इनको दिखाई कुछ ऐसा पड़ा था, इनको हालो स्पेस दिखाई पड़े थे इस टाइप के, इनको स्पेस देखने को मिले थे। और इन स्पेस को इन्होंने कहा कि ये सेलुली हैं। क्या कहा? सेलुली। और सेलुली का मतलब हालो स्पेस होता है, तो इसका मतलब है हालो स्पेस। और एक लैटिन का टर्म है सेला, एक लैटिन का टर्म है सेला। उसी से इन्होंने क्या टर्म क्वाइन किया? सेल क्वाइन कर लिया था। ठीक है। और ये सब सारी बात इन्होंने एक बुक में बताई थी और उस बुक का नाम माइक्रोग्राफिया है, जो 1665 में क्या हुई? पब्लिश हुई। तो ये रॉबर्ट हुक के बारे में एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे सवाल हैं जो आपको पता होना चाहिए। ये फादर ऑफ साइटोलॉजी है, इन्होंने ही सेल की डिस्कवरी की, इन्होंने ही नेम सेल दिया। क्या एग्जामिन किया था? बॉटल कार्क। इसमें अपने माइक्रोस्कोप में क्या देखने को मिला था? हालो स्पेस। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले सेल किसने देखा, सबसे पहले सेल किसने देखा, तो आंसर हम क्या देंगे? रॉबर्ट हुक ने देखा। ठीक है। फिर दूसरे साइंटिस्ट हैं एंटोन वान ल्यूवेन हॉक। एंटोन वान ल्यूवेन हॉक ने, इनके बारे में एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है। क्या? इन्होंने सबसे पहले फर्स्टली सा एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। ये याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले सेल किसने देखा तो अलग आंसर है, और सबसे पहले लाइव सेल किसने देखा तो अलग आंसर है। अगर क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा फर्स्टली सा सेल, और फिर क्वेश्चन आएगा फर्स्टली सा लाइव सेल, तो इन दोनों के बेटा अलग आंसर हैं। ठीक है। अगर फर्स्टली सा सेल पूछेगा तो आप आंसर दीजिएगा रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर फर्स्टली सा लाइव सेल पूछेगा तो आप आंसर दीजिएगा एंटोन वान ल्यूवेन हॉक। ठीक है। फिर एक साइंटिस्ट और आ गए जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन है। ये याद रखिएगा बेटा, ये याद रखिएगा कि एंटोन वान लीवेनहॉक ने लिविंग सेल कब देखी थी? तो 1674 में देखी थी। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था क्या? न्यूक्लियस एंड नेम न्यूक्लियस एंड नेम न्यूक्लियस
न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नाम भी इन्हीं का दिया हुआ है और ये काम हुआ है 1831 में। तो ये समझ लीजिए आप, ये काम काफ़ी लेट में हुआ है। सेल देखने के बाद काफ़ी टाइम लग गया है, तब क्या पता चला, न्यूक्लियस पता चला। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना टाइम क्यों लग गया। तो हुआ ये है कि उतनी अच्छी माइक्रोस्कोप नहीं थी। तो जब बढ़िया माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई और उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई तो स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल पता चला। तो ये बात भी एनसीईआरटी में लिखी है। क्या लिखा है? अगर क्वेश्चन पूछेगा स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल, तो कहोगे कब हमको मिला या कब पता चला। तो हुआ ये कि इन्वेंशन हुआ किसका, माइक्रोस्कोप का, और फिर एडवांसमेंट हुआ, और एडवांसमेंट से क्या बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना तब जाकर के हमको क्या पता चल पाया, स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल पता चल पाया। इतनी कहानी एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में दी है। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एनसीईआरटी हम लोग देखेंगे। लिखा है व्हेन यू लुक अराउंड। एक एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से ही बेटा आते हैं। ठीक है। व्हेन यू लुक अराउंड, आप देखेंगे लिविंग भी और क्या, नॉन लिविंग। तो आपको आश्चर्य होगा और आप अपने आप से पूछेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो बनाती है ऑर्गेनिज्म को क्या, लिविंग, या कौन सी है जो इनएनिमेट थिंग्स में नहीं पाई जाती है। तो आंसर मिलेगा क्या, सेल, जो कि है क्या, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सभी ऑर्गेनिज्म में क्या पाई जाते हैं, सेल होती हैं। बस क्या है, कुछ में पाई जाती हैं सिंगल सेल और इनको कहोगे क्या, यूनिसेलुलर, जबकि बाकी में पाए जाते हैं ढेर सारी सेल और इनको कहोगे क्या, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पहली बात इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, और दूसरी बात देखो लिखी है ये परफॉर्म कर सकते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। इसी नाते अगर कोई भी चीज लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगी, लेस देन कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल होगी, तो क्या नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं होगी। हेंस इसी नाते सेल को क्या कहा गया है, सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड क्या, फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी बेटा ध्यान से समझ लो। अभी एग्जाम में एसर्शन रीजन आ रहे हैं तो यहाँ ए आर लिख लो, यहाँ एक एसर्शन रीजन बन सकता है। जैसे एसर्शन आ जाए कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसका रीजन ऊपर लिखा है कि अगर कोई भी चीज लेस देन सेल होगी वो क्या होगी, वो लिविंग नहीं होगी। एंटोन वान लीवेनहॉक पहली बार देखा और डिस्क्राइब किया। ये देखो क्या लिखा है बेटा, लाइव सेल। लाइव सेल अगर कहेगा तभी इनका नाम लगाइएगा। फिर ब्राउन आ गए हैं, कौन, रॉबर्ट ब्राउन। देखो लिखा है बाद में, ये काफी बाद में है, 1831 में इन्होंने डिस्कवर किया क्या, न्यूक्लियस। इन्वेंशन जब हुआ माइक्रोस्कोप का और बाद में इंप्रूवमेंट करके क्या बना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तभी क्या पता चला, सभी स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ द सेल। तो ये सेल चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है। अब वास्तव में यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो हम लोग नई हेडिंग पढ़ेंगे, कौन सी, सेल थ्योरी। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेल थ्योरी। तो पहले सेल थ्योरी एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से अंडरलाइन करते हैं। तो पहले तो बेटा रटने वाले दो सवाल, रटने वाले दो सवाल ये हैं। अगर क्वेश्चन आएगा सेल थ्योरी गिवन बाय, या सेल थ्योरी फार्मूलेटेड बाय, अगर ये सवाल आ जाए
तो आप सीधे आंसर दीजिएगा स्लाइडेन एंड स्वान। ठीक है, दोनों लोगों का नाम दीजिए। लेकिन अगर जरा सा भी चेंज कर दिया, क्वेश्चन आ जाए सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय, तो फिर आंसर बदल जाएगा। जैसे हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय कहेगा वैसे आंसर हम लोग देंगे सिर्फ और सिर्फ स्वान। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछेगा, थ्योरी गिवन बाय किसके द्वारा, स्लाइडेन एंड स्वान। ईयर अगर पूछेगा तो ईयर 1838 और 1839, वैसे चूज नहीं करवाएगा, फिर भी चूज करवाएगा तो 1839 लगा दीजिएगा। ठीक है, वैसे आएगा, चूज नहीं करवाएगा, इसी में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। ये तो रटने वाला सवाल हो गया कि सेल थ्योरी गिवन बाय पूछेगा तो क्या बताएंगे, फार्मूलेटेड बाय पूछेगा तो क्या बताएंगे, और प्रपोज बाय पूछेगा तो क्या बताएंगे। ठीक, अब वास्तव में है क्या वो समझ लो। तो 1838 एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम मैथियास स्लाइडेन है, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट हैं। तो यदि ये बोटेनिस्ट हैं तो आपको अंडरस्टूड है कि इन्होंने क्या एग्जामिन किया होगा। तो इन्होंने एग्जामिन किया होगा किसको, प्लांट्स को। और प्लांट्स को एग्जामिन करने के बाद उन्होंने बताया क्या, कहा कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स पाई जाती हैं, और इन्हीं सेल्स से बनते हैं प्लांट टिश्यू। बस इनके बारे में इतना याद रखना है। साइंटिस्ट का नाम मैथियास स्लाइडेन, ईयर 1838, कौन है, जर्मन बोटेनिस्ट। क्या किया, प्लांट को एग्जामिन किया और बताया कि प्लांट में डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं जिससे प्लांट के टिश्यू बनते हैं। उसी समय, लगभग उसी समय का मतलब आसपास ही, तो उसी समय 1839 साइंटिस्ट बदल गए। थियोडोर स्वान, ये कौन है, ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। अब अगर ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं तो बताओ किसको एग्जामिन करेंगे, तो ये एग्जामिन करेंगे या स्टडी करेंगे एनिमल्स की। और जब ये एनिमल्स की स्टडी करेंगे तो इन्होंने ही कहा कि जो एनिमल सेल होती है हैज थिन आउटर थिन, इन्होंने कहा कि एनिमल सेल में बाहर एक बहुत पतली लेयर पाई जाती है। कहा ये जिस, और इसी पतली लेयर को आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो याद रखिए जरा फिर से, ईयर है 1838, साइंटिस्ट है मैथियास स्लाइडेन, ये है कौन, जर्मन बोटेनिस्ट। किसको एग्जामिन किया, प्लांट को। बताया क्या कि प्लांट में बहुत प्रकार की सेल होती है और उसी से बनता है प्लांट टिश्यू। उसी समय 1839 में थियोडोर स्वान
जो कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं, इन्होंने स्टडी किया एनिमल की और बताया कि एनिमल सेल में बहुत पतली आउटर लेयर होती है, जिसको आज हम क्या कहते हैं, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो स्वान के मन में एक बात आई कि क्या वो पतली लेयर प्लांट सेल में भी पाई जाती है। तो इन्होंने इसी नाते स्टडी किया किसको, स्टडी प्लांट सेल। और जब प्लांट सेल की स्टडी किए तो इनको वो पतली लेयर देखने को नहीं मिली। तो मिला क्या, वो देखो। इन्होंने कहा कि जो प्लांट सेल है उसमें बाहर की तरफ सेल वॉल पाई जाती है, और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार करके टिक कर लीजिएगा, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये स्टेटमेंट किसका दिया हुआ है, ये पूछा जाता है, तो याद रखिएगा ये स्टेटमेंट किसका है, स्वान का है। ठीक है। इस आधार पर, इस आधार पर कि इन्होंने जो प्लांट सेल ऑब्जर्व किया, जो एनिमल में ऑब्जर्वेशन किया, इस आधार पर इन्होंने क्या बताया। तो देखो, स्वान ने प्रपोज कर दिया, क्या, हाइपोथेसिस, और हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी। और इन्होंने क्या कहा, तो इस हाइपोथेसिस में कहा कि प्लांट और एनिमल की जो बॉडी है, किसकी, चाहे प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, वो किसकी बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये स्टेटमेंट किसका है, प्लांट बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, या प्लांट एंड एनिमल बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये किसका काम है। तो आंसर देंगे किसका काम है बेटा, स्वान का काम है। ठीक है। इसके बाद दोनों लोग मिल गए, दोनों लोग कौन, स्लाइडेन और स्वान। तो दोनों लोगों ने क्या कहा, स्लाइडेन एंड स्वान दोनों लोगों ने मिल करके क्या किया, याद रखेंगे, मिल करके है, टुगेदर फार्मूलेट किया, किसको, सेल थ्योरी को। लेकिन एक अच्छा सवाल यहाँ है, स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी फार्मूलेट किया था वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। ये ऐसा एग्जाम में आया हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई, कैन नॉट एक्सप्लेन, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई। तो ये नहीं एक्सप्लेन कर पाई हाउ न्यू सेल फॉर्म, नई सेल कैसे बनती है, ये एक्सप्लेन कर नहीं पाए। कौन, स्लाइडेन और स्वान। कोई बात नहीं, समय बदला, साइंटिस्ट बदलेंगे तो कहानी बदल जाएगी। तो देखो क्या आया, एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्को, रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया। पहली बात तो इसने ये काम कब किया, तो याद रखेंगे 1855 में ये काम हुआ। ठीक है। क्या बताया, इन्होंने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया, जरा ध्यान से सुनेंगे। इन्होंने दो बातें एक्सप्लेन की थी। पहली बार
आपने ये बताया कि सेल डिवाइड करती है। क्या करती है? सेल डिवाइड करती है। लोगों ने कहा जरा विस्तार से बताओ, तो कहा ऐसा है कि यदि कोई एक सेल है तो ये डिवाइड करके क्या बन जाएगी? दो सेल बन जाएंगे। ये फिर डिवाइड करके क्या बन जाएंगी? फिर दो बन जाएंगी। ये फिर डिवाइड करके दो बन जाएंगी। कहने का मतलब है एक से दो, दो से चार, 1 2 4 ऐसे बन रही हैं। ठीक है, इसी को इन्होंने सेल लिनिएज कहा था। सेल लिनिएज। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेल लिनिएज किसने दिया था, तो आप आंसर देंगे रुडोल्फ विर्कू। तो एक बात तो इन्होंने ये एक्सप्लेन की थी, और दूसरी बात देखो इन्होंने क्या बताया था। इन्होंने कहा था कि जो नई सेल है, इधर देखिए, ये नई सेल है, ये कहाँ से बनी है? इस सेल से। ये कहाँ से बनी? इस सेल से। तो कहा प्रत्येक नई सेल हमेशा पहले से मौजूद सेल से बनती है। दूसरी बात बताया कि न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम, कहाँ से? तो प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसके उन्होंने फ्रेज यूज किया क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने दिया है, तो भी आंसर क्या देंगे? रुडोल्फ विर्को ने किया। जब ये दो बातें देखिए, दो मेन सवाल थे। नई सेल कहाँ से आती है, ये स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पा रहे थे। इन्होंने बताया नई सेल कहाँ से आती, कहाँ से? पुरानी सेल से आती है। ठीक, एक बात और इन्होंने बताया कि सेल के अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी है। इसी आधार पर रुडोल्फ विर्को ने मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी। क्वेश्चन पूछा गया है स्लाइडेन एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दी थी वो कौन मॉडिफाई किया है, तो आंसर देंगे किसने मॉडिफाई किया? रुडोल्फ विर्को ने। और क्या किया इन्होंने? सिर्फ मॉडिफाई ही नहीं किया है, इन्होंने फाइनल फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, या यू कह सकते हो फाइनल सेल थ्योरी भी थी। और फाइनल सेल थ्योरी को कहा क्या जाता है, तो ये याद रखेंगे बेटा, इसको सेल डॉक्ट्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल डॉक्ट्राइन। तो फाइनल शेप ऑफ थ्योरी किसने दिया, तो भी आंसर क्या मिलेगा? रुडोल्फ विर्को। क्वेश्चन याद रखेंगे, रुडोल्फ विर्को हैं, 1855 में काम किया, पहली बार एक्सप्लेन किया कि सेल डिवाइड कर सकती है। नई सेल कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। इन्होंने ही सेल लिनिएज का कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने ओमनिस सेलुला ई सेलुला कहा, इन्होंने ही मॉडिफाई किया, इन्होंने ही फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी दिया जिसको सेल डॉक्ट्राइन। तो आखिरी लाइन ये है कि फाइनल सेल थ्योरी क्या कहती है। अगर हम फाइनल सेल थ्योरी की बात करें तो फाइनल सेल थ्योरी में दो बातें कही गई हैं। पहली बात यह है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म composed of cells and प्रोडक्ट ऑफ सेल। सभी ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल। ये तो स्लाइडेन एंड स्वान का ही काम है। दूसरी नई बात इन्होंने जोड़ दी, क्या? ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सभी सेल कहाँ से आती हैं, तो आंसर देंगे प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। तो इस तरीके से सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ईयर कौन सा? 1838। साइंटिस्ट कौन से? मैथियस स्लाइडेन। कौन है? जर्मन बोटेनिस्ट। सब बेटा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी से आता है। इन्होंने क्या एग्जामिन किया, तो कहोगे प्लांट्स को। और क्या ऑब्जर्व किया,
कहा सभी प्लांट, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, और वही क्या बनाते हैं, टिश्यू ऑफ प्लांट। लगभग उसी समय एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम थियोडोर थियोडोर स्वान है, थियोडोर स्वान, ईयर कौन सा, 1839, कौन थे, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने किसकी स्टडी की, एनिमल सेल की। तो इन्होंने बताया कि एनिमल सेल में पाई जाती है थिन आउटर लेयर, जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने लिखा ही आल्सो कंक्लूज बेस्ड ऑन स्टडी ऑन कहाँ, प्लांट। जब प्लांट टिश्यू की भी इन्होंने स्टडी की तो बताया, ये लाइन टिक कर लो, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ऑन बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर देखो लिखा है स्वान ने ही प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, हाइपोथेसिस, क्या कि बॉडी चाहे किसकी हो, एनिमल की और चाहे किसकी हो, प्लांट की, किस चीज की बनी होती है, कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। स्लाइडेन एंड स्वान दोनों लोग मिल गए, टुगेदर फार्मूलेट किया क्या, सेल थ्योरी। लेकिन ये क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई, डिड नॉट एक्सप्लेन क्या, हाउ न्यू सेल फॉर्म। कोई बात नहीं, साइंटिस्ट बदले, कौन आए, रुडोल्फ विर्को, कब, 1855। इन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया, क्या बताया कि सेल डिवाइड करती है, एक तो बात ये बताए, और दूसरी बात ये बताए कि जो नई सेल है वो कहाँ से बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। और फ्रेज कौन सा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ही का मतलब रुडोल्फ विर्कू, इन्होंने ही मॉडिफाई किया। क्वेश्चन पूछेगा स्लाइडेन एंड स्वान की जो सेल थ्योरी है उसको किसने मॉडिफाई किया, तो आंसर क्या देंगे, रुडोल्फ विर्कू। मॉडिफाई द हाइपोथेसिस, जो कि किसने दी थी, स्लाइडेन एंड स्वान, ठीक है, स्पेशली किसकी दी हुई थी, स्वान की दी हुई थी। और उसको सेल थ्योरी को कहाँ ले गए, फाइनल शेप। तो फाइनल सेल थ्योरी में दो बातें हैं, पहली बात क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, और ऑल द सेल एराइज फ्रॉम कहाँ से, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हेडिंग भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नई हेडिंग अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे, कौन सी, ओवरव्यू ऑफ सेल। ठीक है, बाय बाय बच्चों। ऐसा करिए, वीडियो को लास्ट तक देख ही लिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।